हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन संकट पर एक हाई लेवल की मीटिंग ली है। मीटिंग में ऑपरेशन गंगा की प्रगति की समीक्षा की गई। यूक्रेन से भारतीयों के निकालने और वहां के हालात पर भी चर्चा हुई है। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। बता दें कि भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने को लेकर पीएम की ये 8वीं मीटिंग है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत को बताया कि यूक्रेन से अब तक 17,000 को निकाल लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने की मुहिम की सराहना की है। कोर्ट ने सरकार हेल्पलाइन बनाने पर भी विचार करने के सुझाव दिए हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित भारत लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा कि संवेदनशील हालतों का फायदा न उठाएं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुनवाई अगले शुक्रवार यानी 11 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले का आज 9वां दिन है और इस बीच टाइम्स ऑफ लंदन की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की 3 कोशिशें की गई थी, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम रही। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की लापरवाह कार्रवाई अब सीधे तौर पर पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और अंतिम समय तक साथ देते रहेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब 9वें दिन भी पहुंच चुका है। दोनों देशों के सैनिक युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ऑफिस ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के पहले हफ्ते में 249 नागरिक मारे गए हैं, जबकि 553 लोग घायल हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच आज वॉर का 9वां दिन है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यूक्रेन की स्थिति और भी भयंकर होती चल रही है। वहीं रूसी सेना से यूक्रेन के कई शहरों में हमले तेज कर रहे हैं और साथ ही इसी के साथ रूसी सेना ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा प्लांट को भी कब्जे में ले लिया है। वहां बमबारी की, जिसके बाद प्लांट के हिस्से में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर रूस के कब्जे और बमबारी के बाद अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट करके इसका विरोध जताया है। अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट में लिखा कि परमाणु प्लांट पर हमला युद्ध अपराध है। रूसी सेना ने यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। इस घटना के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को परमाणु आतंकवाद करार दिया। जेलेंस्की ने मॉस्को पर परमाणु आतंक का सहारा लेना और चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना को दोहराने की इच्छा रखने का आरोप लगाया है। सतत विकास के लिए ऊर्जा पर आयोजित कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा और सतत विकास हमारी पुरातन परंपराओं से प्रेरित है और भविष्य की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग है। भारत का स्पष्ट विजन है कि सतत विकास सतत ऊर्जा से ही संभव है। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली करते हुए कहा, घोर परिवारवादियों के इतिहास का एक एक पन्ना काली और साथ ही सियासी से रंगा हुआ है, काली स्याही से रंगा हुआ है। मोदी ने कहा कि इनका इतिहास हजारों करोड़ों के घोटाले और यूपी को लूटने का है। इनका इतिहास आतंकियों को छोड़ने और दंगाइयों को मदद करने का है। पीएम ने कहा कि 6 चरण में उत्तर प्रदेश ने भाजपा और एनडीए के वही सुशासन के लिए भारी मतदान किया है। गाजीपुर में जखीनिया में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव के चश्मे में 2 कांच हैं। उनकी दाईं आंख में एक धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें आप और हम नहीं हैं। बाईं आंख में जाति दिखाई देती है जिसमें भी आप और मैं नहीं है। चंदौली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली करते हुए कहा कि 6 चरणों के चुनाव रुझान बताते हैं कि बीजेपी का स्कोर 350 के पार हो चुका है। 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पूरे प्रदेश में सिर्फ बीजेपी ही दिखाई देगी। सीएम योगी ने आगे कहा कि इस भय से कि कई नेता ने अभी से विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग करानी शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जब से समाजवादी पार्टी की छड़ी एक साथ आई है और तब से विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। अखिलेश ने कहा कि हम लोग गंगा मैया का पानी उठाकर सच बोलने की कसम लेते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग गंगा मैया के पानी में स्नान करने और छूने के बाद भी झूठ बोलते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे हजारों युवा यूक्रेन में फंसे हैं और वो वीडियो बनाकर मदद मांगते हैं, तब नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं कि ये लोग यूक्रेन गए क्योंकि ये हिंदुस्तान के कॉलेज में फेल हो गए। वहीं राहुल गांधी ने सवाल उठाया, सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंदौली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चंदौली में भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव का तो ऑपरेशन दंगा चलता है। सीएम शिवराज ने कहा कि रैली में बीजेपी की जीत का दावा है। बिहार के भागलपुर में बम बनाते समय हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई। शहर के काजवली चल रहे रात पे करीब 11:30 बजे एक जबरदस्त धमाका हुआ। बम फटने से 4 मकान भी ढह गए हैं। इस विस्फोट में करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए कामना की है। सीएम ने मुख्य सचिव और डीजीपी को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं घटना के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। बिहार के भागलपुर में तातारपुर में पुलिस क्षेत्र में एक और विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक कुल 11 लोगों की मौत हुई है और 5 लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ये एक मस्जिद में हुआ आत्मघाती हमले में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जानकारी सामने आई कि शुक्रवार की नमाज के दौरान आत्मघाती आतंकी ने भीड़ के बीच में खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया, जिससे 46 लोगों की मौत हो गई।